हमें किसी को एम्परर बना के रखना है तो हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की एडवाइस क्यों करनी चाहिए? कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग इन्वेस्टर के साथ हम लोग बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं? रूबिक क्यूब्स आप खेले होंगे, अभी भी खेलते होंगे शायद कुछ लोग, है ना? इसके अलग अलग हमारे जीवन के अलग अलग माइलस्टोन को दिखाते हैं। कई बार ये देखा गया है कि वो एक कलर जो है वो कई बार परिवार के रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है, तो कोई एक कलर डेथ को दिखाता है, एक कलर डिसेबिलिटी दिखाता है, तो दूसरा कलर शायद बच्चे के एजुकेशन को दिखाता है, एक कलर रिटायरमेंट दिखाता है, तो एक कलर ऐसा भी है जो ये दिखाता है कि हम लोग शांति भरी जिंदगी कैसे जी सके। इसलिए हर एक इन्वेस्टर को इस डायरेक्शन में, उसके थॉट को उस डायरेक्शन में ले जाना कि वो फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोचे, ये बहुत जरूरी है। आज की तारीख में सबसे ज्यादा ये हो रहा है कि हम लोग इन्वेस्टर ये बोलते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, इन्वेस्ट करवा दो। वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू डू द फाइनेंशियल प्लानिंग विद देम, बट दे वांट समथिंग न्यू। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि अलग अलग लाइफ स्टेजेस के लिए कौन कौन से ऐसे फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए हैं जिसके द्वारा हम लोग इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जब हम लोग उनके साथ बात करें तो हमारे साथ इन्वॉल्व होने चाहिए, ना ही कि वो फोन में होने चाहिए, ना ही कि वो कुछ और काम कर रहे होने चाहिए, ना ही कि वो ऐसे मोड में होने चाहिए कि हाँ ठीक है आप बोल लो बाद में, मैं तो नहीं बोलने वाला हूं। तो उसको कहीं ना कहीं उस मोड में लाना जरूरी है। कैसे लाया जाए? सबसे पहला तरीका, चेक योर फाइनेंशियल फिटनेस। हम लोग इन्वेस्टर को एक टेस्ट करने के लिए बोलेंगे। हम बोलेंगे कि सर हम लोग आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं, उसका जवाब आप खुद ही दे दीजिए। आपको इससे ये पता चलेगा कि आप एक्चुअल में फाइनेंशियली फिट है कि नहीं। क्योंकि कुछ इन्वेस्टर ऐसा बोलते होंगे ना, आपको सब हो चुका है, बोलते हैं कि नहीं बोलते कोई? हाँ ना, हाँ 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 बोलने में भी कितना दर्द हो रहा है, देखो, है ना? चाय के बाद भी लोग अभी भी, मुझे लगता है, इन सम डिफरेंट वर्ल्ड। तो मैं अभी आपके सामने एक टेस्ट रखने जा रहा हूं। आप सब लोग ये टेस्ट मेरे साथ करेंगे यहाँ पे, तो पता चलेगा कि हमारी फाइनेंशियल फिटनेस कैसी है। ठीक है? सो आपके पास नोटपैड है, पेन है, प्लीज वो ले लीजिए। मैं आपको अलग अलग 11 क्वेश्चन दिखाने वाला हूं। ठीक है? उस 11 क्वेश्चन के जवाब जो है वो आपको नोटपैड में लिखना है। 11 क्वेश्चंस। I hope this is clearly visible to everyone. Yes? पढ़ पा रहे हैं आप? मैंने फॉन्ट को बढ़ा दिया है। पहला सवाल यह है, मेरा इमरजेंसी फंड कितने महीने के खर्चों को कवर करेगा? ए 6 या उससे ज्यादा महीने, बी 3 या तो 5 महीने, सी 1 से 2 महीने, या डी इमरजेंसी फंड होता क्या है वो मुझे पता ही नहीं है। आपको आपका ऑप्शन खाली ए बी सी डी जो भी लग रहा है वो लिखना है। आपको ये सवाल नहीं लिखना है, ये रेडीमेड में आपको दूंगा, टेंशन मत लीजिए। कुछ लोग सवाल लिखने बैठ गए। आप खाली ए बी सी डी अपना ऑप्शन दीजिए, लेकिन क्वेश्चन के सामने अपना नंबर जरूर रखिएगा। पहले का जवाब ए है, बी है, ऐसे। नाउ सेकंड, मेरे जो महीने के यूटिलिटी बिल्स है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल वगैरह वगैरह, ए मेरे बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाते हैं, बी जैसे जैसे महीना खत्म होता है वैसे वैसे मैं वो भरता जाता हूं, सी मैं एकदम आखिरी मिनट पे उसको भरता हूं, और डी मैं नॉर्मली अपनी पेमेंट की जो डेट है उसको ज्यादातर मिस कर देता हूं, यानी भरना भूल ही जाता हूं। यह है दूसरा सवाल। अब आते हैं तीसरे सवाल की ओर। ठीक है? मैं सी एंटरटेनमेंट, मूवीज
और डाइनिंग आउट में ज्यादा खर्चा होता है मेरा। और डी, अगर मुझे कुछ भी अच्छा लगता है तो मैं खर्चा कर देता हूं। मैं इतना कमा क्यों रहा हूं, खर्चा करने के लिए तो कमा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट 2 क्वेश्चंस। मैं स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्टमेंट करता हूं? ऑप्शन ए, ताकि मैं अपना लॉन्ग टर्म गोल जो है उसको पूरा कर सकूं एक अच्छी कॉर्पस बना के। ऑप्शन बी, जब भी मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा कैश बच जाता है दूसरा सब कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बाद, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा बच गया है वो मैं स्टॉक मार्केट में डालता हूं, उसका कोई गोल नहीं है। ऑप्शन सी, मैं कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक मार्केट बहुत ही रिस्की है। ऑप्शन डी, मैं तभी मार्केट में पैसा डालता हूं जब मार्केट अच्छा कर रहा हो। अगर मार्केट अच्छा ना कर रहा हो तो मैं पैसा स्टॉक मार्केट में कभी नहीं डालता हूं। और आखिरी सवाल, मेरी वसीयत जो है, वसीयत विल, उसके बारे में मेरी परिवार को क्या जानकारी है? ए, हर 5 साल पे मैं अपडेट करता हूं, या तो लाइफ में जो भी मेजर लाइफ चेंजेस आते हैं तो उसमें भी मैं अपडेट करता हूं अपनी वसीयत को। ऑप्शन बी, कुछ सालों पहले मैंने लिखी थी लेकिन अभी मैं उसके बारे में चिंता नहीं करता हूं। और ऑप्शन सी, मैं तभी लिखूंगा जब मैं रिटायरमेंट के करीब होऊंगा। और डी, मैं अपने मरने के बारे में सोचना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं उसको लिखना नहीं चाहता हूं। ठीक है, अब आप लोगों ने स्कोर दे दिया सबके, मतलब ए बी सी डी कर लिया, सॉरी स्कोर क्या बोल रहा हूं, ए बी सी डी कर दिया। अब स्कोर देता हूं मैं आपको, ठीक है। चलिए, अगर ए दिया हो तो उसको 5 का स्कोर दीजिए, बी दिया हो तो 4, सी दिया हो तो 3, डी दिया हो तो 2 और ई दिया हो तो 1, और फिर उसका टोटल कर लीजिए। जहां पर ए दिया हो वहां पे 5 स्कोर लिखिए, यहां पर स्कोर देखकर लिखिएगा। ठीक है, अगर टोटल कर लिया हो तो मैं रिजल्ट दिखाऊं आपको? यस, चलिए। सो अगर आपका स्कोर 36 प्लस है, 36 से ऊपर आया है, इफ योर स्कोर इज अबव 36, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छी है। अगर आपका स्कोर 28 से 35 के बीच में आया है, 28 से 35 के बीच में, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ ठीक ठीक है। अगर आपका स्कोर 16 से 27 के बीच में आया है, 16 to 27, तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ध्यान दीजिए। और अगर आपका स्कोर 16 से भी कम है तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ बहुत खराब है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है तो ही आप वेल्दी बन सकते हैं, और अगर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पुअर है तो आपको ध्यान देना है। आपको ध्यान देना है कि शायद आप गलत तरीके से रूल को फॉलो कर रहे हैं।
मेरी नेटवर्थ उतनी है नहीं जितना मैं सोच रहा था। मुझे लग रहा था कि 50 लाख हो गई है, बहुत हो गया जिंदगी में, मैं बहुत खुश हूं। इतना कहां इकट्ठा कर लेते हैं कोई। ये कैलकुलेशन आपको इसलिए काम आता है, ये नॉर्मली एचएनआई जब ये बात करते हैं कि भगवान का दिया और सब कुछ कर लिया है, तब उसकी नेटवर्थ स्टेटमेंट बना के आप उसको रियलाइज करवा सकते हैं। मेरे पास एक सेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो एंड नेटवर्थ स्टेटमेंट। शायद मैंने यहाँ पुणे में भी रन किया था एक बार, एक्सेल शीट के ऊपर मैंने करवाता हूँ। वो एक्चुअली आप सबको करना चाहिए अपने इन्वेस्टर के साथ। वो उसको रियलाइज करवा देता है कि उसको उसकी नेटवर्थ बरोबर है या नहीं। एनी अदर क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क। कुछ भी समझ में ना आया सर, इसमें बेसिक एग्जेम्पशन क्या है? बेसिक एग्जेम्पशन, ये सारे बेसिक एग्जेम्पशन ही है मैम। एटीसी, एटीडी, एटी, जितने भी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। 2,50,000 है ना? सॉरी, उसका अमाउंट 2,50,000। बेसिक एग्जेम्पशन क्या है? ऊपर वाला सेंटेंस आप पूछ रहे हो, वो टाइटल है मैडम। बेसिक एग्जेम्पशन यानी 2,50,000 की इनकम तक आपको कोई टैक्स नहीं लगता है, ओके, इसलिए उसको बेसिक एग्जेम्पशन बोला जाता है। नाउ अगर आपके कोई सवाल नहीं है, यस। So my question is regarding the EMI I am paying. So my EMI is at 8.5. It's my EMI is approximately 70% of my saving. So let's say my saving is a lakh of rupees, my EMI is 70,000. Okay. So is this format okay? I mean, should I keep paying the EMI every year? Out of my saving, let's say my saving is 12 lakhs, so उसमें से like 25%, 30% I move to repaying the loan, because my calculation is like अगर 15% average निकलता है SIP में से और यहाँ पे 8.5 जा रहा है, let both go hand in hand. Please explain. Wonderful question, very beautiful question. आप जितनी भी EMI भरते हैं उसका मिनिमम 60% आपने SIP शुरू किया, अगर 60%, यानी मान लीजिए कि आप 70,000 भरते हैं EMI, एंड इफ यू स्टार्टेड SIP वर्थ 42,000 rupees at least, you are going on the right track. But if your SIP is lesser than 60%, then your EMI is going 70,000, but you are doing 40,000 rupees of SIP, or 35,000 of SIP, or 30,000 of SIP, lesser than 60% of your EMI, then you are not going on the right track. Reason, 8.5% is the EMI loan EMI percentage, and 15% naturally if you are receiving it from the mutual fund SIP, the cover part means IRR जिसको बोलते हैं, after deducting all the expenses and tax and everything, there has to be some profitability, that will only incur if you do minimum 60%. 60% of the EMI. 60% of your EMI. तो instead of keeping focus कि मैं 1 लाख SIP कर रहा हूं और 70,000 कर रहा हूं, you are doing a great job. Minimum 60% होना चाहिए, आप तो उससे ज्यादा कर रहे हैं. It's a very beautiful question. So that's what I mean. You have a lot of people like in IT have a lot of aspirations. They are very young. Their incomes are not that. They go for 3 BHK or BHK because they think that okay, it's very important. But the EMI and the saving goes well below like what you say, 40-50%. Correct. That shouldn't be there. That should not be the case. And I have bought a flat at a later stage of my life, so then that balance is different. Absolutely. So thank you very much for being so lovely audience. So patiently you have attended all these formulas. Now many of you might be aware about certain formulas, right? So thank you very much, and looking forward to seeing you again for our next version of the session in the month of January. Pune I am not visiting. 280 CCD2 उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. होम लोन इंटरेस्ट या तो HRA 2 लाख का क्लेम कर सकते हैं. होम लोन अगर आप भर रहे हैं तो 24 सेक्शन में 2 लाख रुपए तक की छूट आती है.
टैक्स फ्री मेडिकल अलाउंस 15,000 रुपए का आप कंपनी से ले सकते हैं। कंपनी अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो 15,000 रुपए का मेडिकल अलाउंस कंपनी आपको टैक्स फ्री करके दे सकती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। मेडिकल इंश्योरेंस अगर आप खुद का ले रहे हैं तो उसके लिए 25,000 रुपए तक का टैक्स बेनिफिट आपको मिल रहा है। लीव ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस पेरेंट्स के लिए 30,000 भले ही लिखा हो यहाँ पे, लेकिन अभी छूट जो है वो 50,000 तक की है। लीव ट्रैवल अलाउंस 40,000 रुपया। न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स एक्चुअल बिल्स जो है वो 24,000 रुपया आप एक्सपेंस के तौर पे क्लेम कर सकते हैं। टेलीफोन और इंटरनेट एक्सपेंसेस 30,000 रुपया एनुअल तौर पे क्लेम कर सकते हैं। एंड ट्रैवलिंग एंड फ्यूल रिम्बर्समेंट डेफिनेटली ऑफिशियल ट्रैवल में अगर कोई खर्चा हुआ है, यानी कि कंपनी आपको फ्यूल रिम्बर्समेंट दे रही है, तो अप टू 1 लाख रुपीज दैट कैन बी टैक्स फ्री। ये टैक्स प्लानिंग करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। आपके इन्वेस्टर्स जो है उनको ये पता नहीं होता है, उनको बताइए, उनको जानकारी दीजिए ताकि वो अच्छे से पैसा बचा सके और अच्छे से आपकी सलाह उसको काम आए। हमने आज अलग अलग तरीके देखे कि किस किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग में हमें कौन सी चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। बाय द वे लेट मी टेल यू, मैंने एम्पायर से ये सेशन शुरू जरूर किया था, लेकिन मैं आपको वापस याद दिला दूं कि हर एक इन्वेस्टर को ये हर एक चीज बताने की जरूरत नहीं है। अलग अलग इन्वेस्टर के पास अलग अलग मेथड काम करेगी। किसी के पास फाइनेंशियल पिरामिड की बातें आप कर सकते हैं, किसी के पास वो क्वाड्रेंट कंसेप्ट के ऊपर बात कर सकते हैं, किसी के पास फाइनेंशियल फिटनेस के बारे में वो क्वेश्चनर भरवा सकते हैं, किसी के पास आप रिटायरमेंट प्लानिंग में कितना एक्स होना चाहिए, कहां पर कैसे करना चाहिए वो कर सकते हैं, किसी के पास नेटवर्थ के ऊपर बात कर सकते हैं कि नेटवर्क बना के आपकी एनुअल इनकम इनटू क्या फॉर्मूला था, इनटू एज डिवाइड बाय 10, उतनी आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए तो ही आप वेल्दी है। अलग अलग इन्वेस्टर, अलग अलग जरिए उनको अट्रैक्ट करने के और उनके साथ बैठकर बात करने के। दैट वाज आवर पर्पस टुडे कि हम लोग कौन सी ऐसी मेथोडोलॉजी यूज करें ताकि इन्वेस्टर हमारे साथ एनग्रॉस हो और जो हम लोग बोले उसको सुने और उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट। नाउ बिफोर आई एंड द सेशन, if you have any questions or any doubts on whatever we have discussed today, please ask. आपके दिमाग में कोई भी सवाल आ रहा हो? वेल्थ क्रिएशन यानी नहीं, कौन सा? यानी नेटवर्थ कैलकुलेशन। आप इसके बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, सॉरी, ये वाला एग्जाम्पल से ये लेते हैं। आपको आपकी एसेट का टोटल करना है, यानी कि अगर आज आपको कुछ हो जाता है या नहीं होता है और आप जिंदा भी है और सब कुछ बेच दे और सब कुछ पैसा निकाल ले तो कितना आएगा आपके हाथ में। उसमें से वो चीजें माइनस करनी है जो लायबिलिटी है। लायबिलिटी यानी आपके ऊपर जो कर्जे हैं। अब मान लीजिए कि सब कुछ कर लिया, ठीक है, और आपका नेटवर्थ आया 50 लाख रुपए, एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है। तो ये 50 लाख आया, वो सही है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए फॉर्मूला है। मान लेते हैं कि आपकी एक 50 साल है, एग्जाम्पल, ठीक है, और आपकी सालाना आमदनी 20 लाख रुपया है। तो 20 लाख इंटू 50 किया, कितना आएगा सर? 10 करोड़, ठीक है। 20 लाख इंटू आप 50 करोगे ना तो 10 करोड़ आएगा। अब 10 करोड़ को 10 से डिवाइड करना है तो कितना आया? 1 CR। आपकी नेटवर्थ कितनी थी? 50 लाख, लेकिन आइडियली 1 करोड़ है ना। यानी कि कम से कम 50 लाख की आपके हिसाब से, आपकी जो कैलकुलेशन है उस हिसाब से आपकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़, 1 CR होनी चाहिए। लेकिन आपकी है कितनी? 50 लाख। कम है, ज्यादा है? कम है। समझ में आया? बढ़ा सकूं। और 5वां, क्या ये टैक्स एफिशिएंट है, यानी मुझे इसमें टैक्स कम आ रहा है क्या?
ये सारी चीजें करने के बाद ही आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आपको ये इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। कोई इंसान अगर 5,000 रुपये SIP 10 साल के लिए करे, 15,000 10 साल के लिए करे और 50,000 रुपये 10 साल के लिए करे, तो ये तीनों केस में वो 3.5 करोड़ का कॉर्पस जमा करेगा। लेकिन एक इंसान है जो खाली 10,000 रुपये की SIP 30 साल तक करता रहे, वो भी 3.5 करोड़ करीब करीब जमा कर लेगा। एक इंसान है जो खाली 14,000 रुपये की SIP करेगा, लेकिन वो उसके बाद 10 साल तक ही करेगा और उसके बाद कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, तो भी वो 3.5 करोड़ जमा करेगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप SIP करने जा रहे हो तो यू कैन चेक योर कैपेबिलिटीज एंड देन यू कैन डिसाइड द SIP। जब किसी के साथ बात करें तो उनको ये फाइनेंशियल पिरामिड समझाए कि जीवन में पहले प्रोटेक्शन यानी इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है, उसके बाद म्यूचुअल फंड SIPs, बैंक RD, सेविंग अकाउंट, उसके बाद स्टॉक्स में जाइए और उसके बाद कमोडिटीज, डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स एक्सचेंज। उसमें आज की तारीख में ये फाइनेंशियल पिरामिड हमारे भारत में उल्टा चलता है। 2020 के बाद जो रिटर्न्स मिलने लगे उसकी वजह से लोगों को क्या हो गया है, पीपल हैव केप्ट द पिरामिड उल्टा। टिकेगा पिरामिड उल्टा कभी खड़ा रह सकता है? गिर जाएगा वो। तो लोगों को ये एडवाइस दीजिए कि सबसे पहली चीज जो प्रायोरिटी है वो कीजिए, उसके बाद बाकी की चीजें करनी चाहिए। एंड डेफिनेटली एक जनरेशन हुआ करती थी जहां पे 18 साल पे लोग काम शुरू कर देते थे और 60 साल पे रिटायर होते थे, हम मेरे फादर के जैसे। अब जनरेशन और बाद में 60 साल से 70 साल तक जीते थे। नॉर्मली 70 से 75 साल के बीच में मृत्यु हो जाती थी, लेकिन अभी आप देखते होंगे अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी बढ़ गई है कि लोगों की एज 80-85 होने लगी है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ गई है। डेफिनेटली 25 to 55 अभी लोग काम करना चाहते हैं, उससे बाद तो काम ही नहीं करना चाहते। मैं अभी से सोच रहा हूं कि 50वें साल पे रिटायरमेंट ले लूंगा मैं, अभी से मेरा ये प्लानिंग चल रहा है, बिकॉज आई डोंट वांट टू वर्क एनी मोर। इतनी लाइफ स्ट्रेसफुल है अभी कि कुछ एज के बाद काम करने का मन नहीं करता। इसलिए आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरी है रिटायरमेंट प्लानिंग। अगर रिटायरमेंट प्लानिंग किसी ने अच्छे से ना किया हो तो बहुत बड़ा रिस्क होता है। इसलिए प्लान अर्ली सो यू कैन प्लान इजीली। अब सवाल ये आता है कि कैसे पता चले कि मैं सही तरीके से रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा हूं कि नहीं। यहां ध्यान दीजिएगा सब लोग, और मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको खास करके अपने इन्वेस्टर को समझाइएगा। यहां पर मैंने 35 इयर्स से एग्जांपल दिया है, ठीक है। जब आप 35 इयर्स के हैं और अगर आपकी जितनी एनुअल इनकम है उतना आपने रिटायरमेंट कॉर्पस जमा कर लिया है, एग्जांपल 35 की एज पे आपकी साल का जो पैकेज है, साल की जो आमदनी है वो 12 लाख रुपए है, एग्जांपल देता हूं, तो आपके पास रिटायरमेंट कॉर्पस 35 की एज पे कितना होना चाहिए? अरे 12 लाख, 35 लाख नहीं, 12 लाख। 1x ऑफ योर एनुअल इनकम, यहां पर नीचे एनुअल इनकम लिखा है, देखिए, ठीक है। वही अगर आप 40 पे पहुंचते हैं तो आपकी जो एनुअल इनकम है उसका कितना गुना रिटायरमेंट कॉर्पस होना चाहिए? 2x। जब 45 पे पहुंचते हैं तब 3x। सो 45 की एज पे 3x होना चाहिए। 50 साल की एज पे 4 गुना, 55 साल की एज पे 5 गुना, और जब आप 60 साल पे पहुंचते हैं तब आपकी जो एनुअल इनकम है उसका 6 गुना रिटायरमेंट कॉर्पस अगर आपके पास है तो ही आप रिटायरमेंट में सरवाइव कर पाएंगे, वरना हरि भजन। एंड याद रखिएगा, टैक्स प्लानिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। कई सारे लोग टैक्स प्लानिंग करते नहीं है। मैं बताता हूं टैक्स प्लानिंग कहां कहां पे करना चाहिए। ये देखिए 80C 1,50,000 का डिडक्शन मिल रहा है। 80CCD NPS 50,000 रुपए का डिडक्शन है। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं और अगर आपको वहां पर भी NPS में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इमरजेंसी फंड में कई सारे लोग गलती करते हैं
कि कुछ चीजों को लेते नहीं हैं, जैसे कि मेडिकल बिल्स वगैरह वगैरह, तो ख्याल में आता नहीं है। सो क्या करना चाहिए? आइडियल सिचुएशन इज कि आपको इमरजेंसी फंड बिल्ड करने के लिए आपको पहले तो मंथली एक्सपेंस को सारे काउंट कर लेने चाहिए। वो काउंट करने के बाद जो आपके कंपलसरी एक्सपेंसेस है, कंपलसरी एक्सपेंसेस यानी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, इसको भी ऐड कर लीजिए। और जो रकम आए, ठीक है, यहां पे आपने पहले मंथली एक्सपेंस को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एक रकम हो गई, और उसके बाद उसमें जो सालाना रकम है वो जोड़ दीजिए। तो एग्जांपल 20,000 आपका घर का खर्चा है, लोन EMI 15,000 जा रहा है, तो टोटल हो गया 35,000। 35,000 इंटू 6 करेंगे, 6 महीना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2,10,000। 2,10,000 में बाकी सारे कंपलसरी जो प्रीमियम वगैरह, मेडिकल वगैरह जो भी है वो सारे ऐड कर दीजिए। तो आप मान लीजिए 1,28,000 आए, तो टोटल 3,38,000 रुपीज कहां पे होना चाहिए? लिक्विड में होना चाहिए, जो आप निकाल पाए। अगर उतना भी इमरजेंसी फंड आपके पास ना हो तो रेड जोन। एक दूसरी चीज, 2 तरीके की डेट होती है, कर्जा होता है। एक होता है गुड डेट, दूसरा होता है बैड डेट। गुड डेट होम लोन और एजुकेशन लोन होता है, बाकी सारे के सारे बैड डेट है। क्योंकि होम लोन और एजुकेशन लोन ही खाली अप्रिशिएट होता है, बाकी के सारे जो कर्जे हैं वो बेकार है। इसलिए कर्जा अगर करना चाहते हैं तो याद रखिएगा उसी चीज का कीजिएगा जिसका EMI आप भर पाए, और उसका ही कर्जा कीजिएगा जितनी आपकी अफोर्डेबिलिटी है। ये मैं जब बोल रहा हूं आप ऐसा कीजिएगा तो मैं क्या बोलना चाहता हूं? ये आप किसको बोलेंगे? इन्वेस्टर को बोलेंगे। परसेंटेज में होम लोन के पीछे आपका मैक्सिमम EMI 40% का जाना चाहिए। 40%, 1 लाख रुपया आमदनी है तो आपका EMI होम लोन में 40,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कार लोन में मैक्सिमम 15% जाना चाहिए, यानी कि अगर आपने कार खरीदी है और अगर आपका EMI 15% आपकी जो महीने की आमदनी है उससे ज्यादा जा रहा है तो कार नहीं खरीदनी चाहिए। पर्सनल लोन लिया हुआ है और अगर उसमें आपकी टोटल महीने की आमदनी का 10% से ज्यादा जा रहा है तो पर्सनल लोन भी नहीं लेना चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इसके ऊपर ध्यान दें। एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपको जानना है कि भाई मैं कौन से जोन में हूं, क्या मैं बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा हूं, तो उसका सिंपल फॉर्मूला है, आपका जितना भी टोटल EMI का अमाउंट है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। एग्जाम्पल, आप महीने का EMI भर रहे हो टोटल 30,000, उदाहरण दे रहा हूं, 30,000 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा? 30 लाख। 30 लाख डिवाइड बाय नेट मंथली इनकम। अब 30 लाख डिवाइड बाय आपकी मान लीजिए कि मंथली इनकम जो है वो 1 लाख रुपया है, तो कितना आया? 30 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, 30, राइट। तो यहां देखिए, यहां पे क्लियरली मेंशन है, परसेंटेज दिख रहा है आपको, यानी कि अगर 25 से 40% के बीच में है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि आप इसको नीचे ले जाए। कंफर्टेबल 20 to 25% ही है, 30% में थोड़ा आप स्ट्रेच कर रहे हैं। अगर वो 40 to 50% तक पहुंच गया तो इसका मतलब है कि आपको स्ट्रेस हो जाएगा, और डेफिनेटली रेड जोन इज दिस। अगर आपका 50% से ज्यादा जा रहा है, मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं। लाइफ में हम लोग 3 D से डील करते हैं, डेथ, डिसेबिलिटी एंड डिजीज। जब भी आप इनकम अर्न करना शुरू करें तो ये तीनों चीजों का इंश्योरेंस खरीद लें। डेथ के लिए टर्म प्लान, डिसेबिलिटी के लिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, और डिजीज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस। मैंडेटरी है, अगर आपने ना लिया हो तो तुरंत ही ले लो। जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो 5 चीजों रट्टा मार लो, SRLFT, ये चेक करना। SRLFT, यहां देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है SRLFT। क्या मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं वो सेफ है? क्या मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स महंगाई से ज्यादा है?
क्या मैं लिक्विडिटी निकाल सकता हूं, यानी मुझे पैसा अगर बीच में से चाहिए तो निकालने को मिलेगा? क्या फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं कितना प्रतिशत पैसा बचा लेता हूं? ए 50% से ज्यादा, बी 25 to 50% बचा लेता हूं, सी 10 to 25% बचा लेता हूं, या डी मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जो आमदनी है उसमें से मेरे खर्चों को मैनेज करता हूं, तो बचाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देन क्वेश्चन नंबर 4, मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस कवर है, कितने का है? ए मेरा जो साल की आमदनी है उसका 10 गुना या उससे भी ज्यादा, बी मेरी जो साल की आमदनी है उसका 3 to 5 टाइम्स, तीसरा मेरी साल की आमदनी जो है उससे भी कम, और चौथा मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं है। पांचवा सवाल, मेरे ऊपर कर्जा कितना है और कितना पैसा मेरी महीने की जो आमदनी है उसका कितना प्रतिशत पैसा वो कर्जा चुकाने में जाता है? ऑप्शन ए, माफ कीजिए मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है। ऑप्शन बी, मेरा जो महीने की आमदनी है वो आमदनी में से 30% यानी 30% पैसा ये कर्जा चुकाने में, सॉरी उससे कम परसेंटेज, 30% से कम प्रतिशत पैसा ये कर्जा चुकाने में जाता है। सी ऑप्शन, 40 to 50% से भी ज्यादा पैसा कर्जा चुकाने में जाता है। डी ऑप्शन, मैं इतना ईएमआई से घिरा हुआ हूं कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पा रहा हूं, यानी मेरा बहुत ज्यादा पैसा ईएमआई को चुकाने में ही जाता है, कर्जा चुकाने में ही जाता है। छठा सवाल, मेरी जो महीने की बचत है मैं कैसे करता हूं? ए रेगुलरली, बी यूजुअली, सी समटाइम्स यानी कि कभी कभी, और डी कभी नहीं, बैंक में पड़ा रहता है वो पैसा। सातवां सवाल, अगर मेडिकल इमरजेंसी मेरी फैमिली में आ जाए तो उसका खर्चा कहां से निकलेगा? ए मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस कवर है 5 से 10 लाख रुपए का, बी मैं जिस जगह पे नौकरी करता हूं उसने मुझे मेडिक्लेम कवर दिया हुआ है, वहां से निकलेगा, सी मेरे पास एक इमरजेंसी फंड है जिसमें से ये मेडिकल का खर्चा, इमरजेंसी मेडिकल का खर्चा मैं निकालूंगा, और डी डोंट नो, मेरे पास किसी भी तरीके का कोई बफर नहीं है, तो कहां से निकलेगा वो मुझे पता नहीं। मैं महीने में जो इन्वेस्टमेंट करता हूं वो ज्यादातर कहां पर करता हूं मैं? ऑप्शन ए म्यूचुअल फंड में एसआईपी के द्वारा, मेरा ज्यादातर इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड एसआईपी में होता है। ऑप्शन बी रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट या पोस्ट ऑफिस एमआईएस। ऑप्शन सी डायरेक्ट इक्विटी में, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता हूं, ज्यादातर पैसा उधर ही जाता है। या ऑप्शन डी मैं टैक्स प्लानिंग जब फाइनेंशियल ईयर के एंड में करता हूं तब ज्यादातर पैसा मैं टैक्स प्लानिंग में ही करता हूं, यानी टैक्स बचाने में। क्वेश्चन नंबर 9, मेरा महीने का सबसे ज्यादा खर्चा कहां पे होता है? ऑप्शन ए जरूरी खर्चों के पीछे, जैसे कि यूटिलिटी, फूड,
या तो रेंट। बी, बेसिक्स एक्सपेंसेस और ओकेशनल कोई खर्चा आता है उसके पीछे। जो आमदनी कमाते हैं उसमें से पहले एक्सपेंसेस माइनस करते हैं और उसके बाद जो बचता है उसकी बचत करते हैं, है ना। अगर ऐसे करे तो एक्चुअली इट्स नॉट गुड। आपको करना क्या चाहिए? आपको करना चाहिए कि आप इनकम में से पहले सेविंग्स को माइनस करें और उसके बाद जो बचता है उसको एक्सपेंस के तौर पे यूज करें। यानी कि अगर इनकम 50,000 की है तो पहले एसआईपी की कंपलसरी सेविंग होनी चाहिए। यह रूल इसलिए है कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल फिटनेस को अच्छी रखना चाहते हैं तो जैसे हेल्थ की फिटनेस को अच्छा रखने के लिए हर रोज वॉक, जॉगिंग, एक्सरसाइज और अच्छा डाइट जरूरी है, उसी तरीके से फाइनेंशियल हेल्थ को अच्छी रखने के लिए इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस होना बहुत जरूरी है। यह पहला मंत्र। दूसरा, अगर आप अपने एक्सपेंसेस को अच्छे से मैनेज करते हैं तो आप बहुत अच्छे से अपना फाइनेंस मैनेज कर पाते हैं। सो आज एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर मैं आपको यह बताऊंगा कि आपको क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए। ये क्वाड्रेंट कंसेप्ट क्या होता है? क्वाड्रेंट कंसेप्ट है कि लेफ्ट अपर साइड जो खर्चा आता है उसको बोलते हैं अर्जेंट एक्सपेंसेस। अर्जेंट एक्सपेंसेस वो है जो आपकी लाइफ में क्राइसिस पैदा कर सकते हैं, यानी कि वो जरूरी भी है और अर्जेंट भी है। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रोसरी, एजुकेशन, टेलीफोन, ट्रैवलिंग, यानी कि पेट्रोल एक्सपेंस, हाउस रेंट, ऑफिस रेंट, लोन ईएमआई। अगर आपका खर्चा कोई महीने ज्यादा है तो आप ये बोल सकते हैं कि चलो ये महीने ग्रोसरी नहीं खरीदेंगे, ये बोल सकते हैं कि मैं लोन का ईएमआई नहीं भरूंगा। तो आपको सबसे पहले कौन सा खर्चा निकालना पड़ेगा? क्वाड्रेंट 1। फिर दूसरा क्वाड्रेंट है उसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस, यानी कि वो खर्चे जो जरूरी है लेकिन अर्जेंट नहीं है। शायद आज आप वो ना करें, थोड़े दिन के बाद करें, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जरूरी है लेकिन अर्जेंट नहीं है। एलआईसी का प्रीमियम थोड़े दिन बाद भर दिया, म्यूचुअल फंड की एसआईपी थोड़े दिन बाद कर ली, अगर आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एनुअल हॉलिडे बाद में थोड़े दिन के बाद चले गए, या अगर आप मेंटेनेंस घर का करवाना चाहते हैं थोड़े दिन बाद कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो खर्चे कहां डालने हैं? क्वाड्रेंट 2 में, यानी कि जरूरी है लेकिन अर्जेंट नहीं है। तीसरा, पॉपुलर एक्सपेंस, यानी कि ऐसे एक्सपेंस जो आपकी ख्वाहिश है, जरूरत ना हो ये खर्चे, लेकिन आपकी ख्वाहिश है कि मैं इस तरीके की लाइफस्टाइल जीऊं। आपके पास मारुति स्विफ्ट गाड़ी है, आपके पास मारुति डिजायर गाड़ी है, आपके पास शायद हुंडई ओरा गाड़ी है, और आप चाहते हैं कि आप उसको अपग्रेड करें और आप एक्सयूवी खरीदें। शायद आप चाहते हैं कि आप मॉरिस गैराज की गाड़ी खरीदें, शायद आप चाहते हैं कि आप मर्सिडीज खरीदें। ये आपकी इच्छा है, तो लेकिन वो कहां आनी चाहिए? क्वाड्रेंट 3 में, यानी कि वो कम अर्जेंट है और कम इंपॉर्टेंट भी है। और चौथा क्वाड्रेंट में वो खर्चे आएंगे जो बिल्कुल यूजलेस है, यानी कि आपके पास ऑलरेडी 3 शूज पड़े हुए हैं और आप मार्केट में गए, आपको शूज अच्छे लगे, आपने फिर भी खरीद लिए। आपके पास ढेरों शर्ट्स पड़े हुए, आपके पास ढेरों ड्रेसेस पड़े हुए, ढेरों साड़ियां पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी आप जाते हो, आपको दुकान से चीजें अच्छी लगती है और आप खरीद लेते हो। उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि अच्छी लगी इसलिए उसके पीछे पैसा खर्च किया जा रहा है, यानी कि यूजलेस एक्सपेंस कम्स टू क्वाड्रेंट नंबर 4। अगर ये क्वाड्रेंट से एक्चुअली काम किया जाए तो कोई भी आदमी बहुत ही अच्छे से अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकता है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपके सामने ये जीता जाता आदमी है जो इस क्वाड्रेंट के हिसाब से हर महीने खर्चों को मैनेज कर रहा है।
एक समय हुआ करता था जब मैं इसके बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं रखता था, लेकिन जिस दिन से मुझे इस चीज की समझ आई, दिस इज रियली हेल्प मी टू बिल्ड 3 properties in Mumbai. In fact, equities, gold, mutual funds, PPF, all other investments are separate. And this I am following since last 11 years now. I started following this quadrant concept in 2013. In 11 years, let me tell you, my wealth, the total wealth, has been multiplied 12 times. 12 times, yes. In 11 years of time, जो मेरी आज से 11 साल पहले वेल्थ हुआ करती थी टोटल, उससे 12 गुना ज्यादा आज वेल्थ है मेरे पास. सो ये इसलिए पॉसिबल हो पाया कि अगर किसी को ये तरीका समझ में आता है, ये तरीका नॉर्मली मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास लोगों को समझ में आएगा. जब आप HNI के पास जाएंगे तो उनको ये थोड़ी चीजें कम समझ में आती है कि ये क्वाड्रेंट कंसेप्ट करने की जरूरत क्या है, मेरे पास इतने पैसे है कि मैं खर्चा करता रहा हूं तो भी कम नहीं होने वाला है मेरे पास. वहां पर उनको नेटवर्थ स्टेटमेंट बना के दीजिए. उनको ये समझाइए कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी नेटवर्थ अच्छी है या नहीं, यानी कि आपकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए आइडियली, ये कैसे पता चलेगा. ये आप सबके लिए है. करिए कैलकुलेशन, एक फॉर्मूला है उसका. अगर इफ योर नेटवर्थ इज लीस्ट इक्वल टू योर एनुअल इनकम, यानी कि आपकी जो भी अभी आपकी साल की आमदनी हो उसको पहले तो आपकी एज से इनटू योर एज कीजिए. एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी की मान लीजिए साल की आमदनी है 10 लाख, ठीक है, और उनकी एज है 40. एग्जाम्पल दे रहा हूं. तो 40 इंटू 10 कितना हुआ? 10 लाख इंटू 40 किया तो कितना हुआ? 4 करोड़. यानी कि आज उसकी एज 40 साल है और 10 लाख उसकी साल की आमदनी है, तो 10 लाख इंटू 40 यानी 4 करोड़ डिवाइड बाय योर एज डिवाइड बाय 10, तो कितनी आई? 40 लाख. जो भी एज है उसको मल्टीप्लाई किया 10 से और उसको एज से और डिवाइड बाय किया 10, तो 40 लाख. इसका मतलब ये है कि अगर उसके पास कम से कम नेटवर्थ यानी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज अगर 40 लाख है या उससे ज्यादा है तो वो वेल्दी है, वरना वो वेल्दी नहीं है. एसेट्स माइनस लायबिलिटीज में देखिए सारी चीजें आ जाती है आपकी. लिक्विड एसेट, डेट एसेट, इक्विटी एसेट्स, और लायबिलिटीज में जितने भी आपके ऊपर कर्जे हैं उसको एसेट में से लायबिलिटीज को माइनस करने के बाद ही आप जो रकम आएगी उसको बोलेंगे नेटवर्थ. वो नेटवर्थ बरोबर है या नहीं वो ये कैसे पता चलेगा? तो सालाना आमदनी इंटू मल्टीप्लाई एज डिवाइड बाय 10. याद रहेगा ये फॉर्मूला? तो पहले जब भी नेटवर्थ स्टेटमेंट बनाए HNI लोगों के साथ, फिर ये फॉर्मूला यूज कीजिए और उनको बताइए कि आप वेल्दी है या नहीं है. कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो वेल्दी है लेकिन होते नहीं है. उसके बाद कुछ रेशियोज जो है वो भी आप कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं. उनको बोल सकते हैं कि एक लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करना चाहिए हर एक इंसान को. कितना? इंडिकेट्स कि आपकी इमरजेंसी में आप कितना पैसा मैनेज कर पाएंगे. तो कैश डिवाइड बाय मंथली एक्सपेंस, यानी कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप मंथली डिवाइड बाय जब मंथली एक्सपेंस से करें तो उसका रेशियो 3:6 के बीच में आना चाहिए. सो आई विल गिव यू एग्जांपल. मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में FD या जो भी लिक्विड फंड में आपने रखा है वो पैसा रखा है मान लीजिए 3 लाख, ठीक है. 3 लाख डिवाइड बाय योर मंथली एक्सपेंस. मान लीजिए आपका मंथली एक्सपेंस है 50,000.
सो 3 लाख डिवाइड बाय 50,000 करेंगे तो कितना आएगा? 6। तो सही है या नहीं है? द आंसर इज यस, इट हैज टू बी बिटवीन 3 to 6। इन शॉर्ट आपके पास 3 से 6 महीना घर चल सके उतना कैश होना चाहिए। सेविंग्स रेशियो, आपकी सेविंग्स डिवाइड बाय ग्रॉस इनकम कर दीजिए। एग्जांपल ले लीजिए कि आपकी सेविंग्स आपने की हुई है 50 लाख रुपए की, ठीक है, डिवाइड बाय ग्रॉस इनकम, और आपकी इनकम है 10 लाख रुपया। 50 लाख डिवाइड बाय 10 लाख तो कितना आया? 5%। क्या आपकी सेविंग सही है? द आंसर इज नो। लेकिन अगर आपकी सेविंग्स है 1 करोड़ रुपया और आपकी इनकम है 10 लाख रुपया, डिवाइड बाय 1 करोड़ डिवाइड बाय 10 लाख कीजिए, कितना आया? 10। सही है? अभी भी सही नहीं है। यानी आपकी ग्रॉस इनकम का मिनिमम 15 to 20% आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए। आपकी जो भी साल की ग्रॉस इनकम है उसका मिनिमम कितना परसेंटेज सेविंग्स होना चाहिए? 15 to 20%। तीसरा एक रेशियो है जिसको बोलते हैं डेट टू एसेट रेशियो। टोटल लायबिलिटीज को टोटल एसेट से डिवाइड कीजिए। मान लीजिए कि आपके ऊपर लायबिलिटीज है 50 लाख की इंक्लूडिंग योर होम लोन, और आपके पास जो एसेट है, जो टोटल आपने पैसा बनाया है, सारी एसेट जोड़ दीजिए, इवन उसमें जो घर है उसको भी जोड़ दीजिए। तो मान लीजिए 50 लाख आपकी लायबिलिटीज है और आपकी टोटल एसेट मिला के है 2 करोड़। सो 50 lakhs डिवाइड बाय 2 करोड़ कितना आएगा? 25%, है ना, डेट टू एसेट रेशियो। सो लेट मी टेल यू, आप सेफ जोन में हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका रेशियो 50% या उससे ऊपर होता, यानी आपकी जो टोटल एसेट्स है उसका कम से कम 50% आपके ऊपर लायबिलिटी होती, देन यू आर इन रिस्क। 2 years of integration. I think 2 years is a fair enough time to look at the fund house in all the aspects. कि funds कैसे perform किए हैं, how the entity has been merged, what's the corporate structure, who is governing, who is the CIO, who is the CEO, कौन रुका है, कौन चला गया, कितना पैसा इनको मिला है उसके बाद. So 2 years is I think a decent time frame to look at many things, many parameters. So in last 2 years, so at the time of merger, so our collective AUM was around 72-73,000 crore. As on actually last data, we are at 1,33,000 crore, out of which 85,000 crore is into equities. On the fund performance side, I'm very happy to share that all of our equity funds, all means all of our equity funds are now in top quartile, and few of them are in top decile. So you talk about flexi, you talk about multi, you talk about large and mid, you talk about thematics like consumption, infrastructure. We are there everywhere. You will see HSBC name in top 5 in all the performing sheets. And I'm not talking about the last 6 months, last 9 months or 12 months. I'm talking about last 1 year, last 2 years, last 3 years, last 5 years, last 10 years. So there are funds which are giving a CAGR of 20, 22%, 23% in last 10 years also. So I think with in this market scenario where so many things are happening globally also, so much volatility, so many factors are coming in every day. So you will look at the pedigree of the fund manager. So if you talk about Venu Gopal Mangat, our CIO, so Venu is one of the few names in the market today who has seen the cycles, who has spent 27, 28 years in the market. So Venu has seen your Harshad Mehta, Venu has seen your GFC, Venu has seen your IPOs, Venu has seen your Demon, Venu has seen your COVID. So that acumen is there कि अगर मार्केट भाग रहा है तो वो चढ़ती हुई रेल पे नहीं जाना है, और अगर गिर रहा है तो ऐसा नहीं कि उतर जाना है. So balanced approach is always there. And L&T historically has always been known as a mid and small cap fund house. उनका वो क्या prodigy है Venu के पास, तो क्या first mover advantage है, bottom up approach, and that you will see in our portfolios also.
So I would request you all, please start looking at HSBC portfolios in terms of performance, in terms of even pricing also. So we are not at that fund house which are giving you 60, 70, 80 bips. And we are not even those fund houses which are giving 180, 190. But as per the fund performance, we are very competitive in the market. So please start looking at our funds. And my colleagues are there. Whenever you require anything, please do let us. Yeah. Thank you so much. Villa, please. Thank you, Nitin. Good afternoon, everyone. Good afternoon. फर्स्ट ऑफ ऑल इतना ठंडा गुड आफ्टरनून सुन के ऐसा लग रहा है कि शायद आपके रिलेशनशिप मैनेजर ने, HSBC म्यूचुअल फंड के रिलेशनशिप मैनेजर ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया आपको यहाँ पर आने के लिए, है ना? यू आर नॉट विलिंग टू कम एंड दे पुल्ड यू हियर कि कैसे भी आ जाओ वरना हम लोग मतलब झगड़ा कर लेंगे, वैसे ऐसा कुछ नहीं, है? ऐसा नहीं हो। तो थोड़ा अच्छा से गुड आफ्टरनून करें एक दूसरे को। गुड आफ्टरनून। पहले चाय इसीलिए रखवाई थी कि आपको नींद ना आए, आपको मेरे सेशन में नींद बड़ी आती है। So the emperor forever. Before I move ahead, I welcome all of you on behalf of HSBC Mutual Fund, and definitely our session for today is going to give you a lot of insights on certain thumb rules of the financial planning. So definitely when we visit different kinds of investor, every investor will have a different kinds of needs. लेकिन किसी भी इन्वेस्टर्स को अगर एनग्रॉस करना है और उनको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताना है, so obviously every investor will not have an ample of time to give you. Am I right? Investor will have a limited time और उस चीज में वो कुछ ऐसा सुनना चाहता है कि जो उसके फाइनेंशियल प्लानिंग करने में उसकी मदद करे। तो डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द एंटायर फाइनेंशियल प्लानिंग क्या बोलते हो उसको फॉर्मेट, बट टुडे वी विल हैव अ स्मॉल कैप्सूल। ये कैप्सूल की वजह से आप अलग अलग इन्वेस्टर्स को अलग अलग तरीके के फाइनेंशियल प्लानिंग के आइडिया दे सकते हैं, राइट? बट बिफोर आई मूव अहेड, I would like to start this with a story of an emperor. Okay, this emperor story is a very interesting story for all of us, and I would urge if you can share the same story with your investor when you go and meet. बहुत ही पुराने जमाने में एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में एक अजीब सी प्रथा हुआ करती थी। वहां पे राजा को खाली 5 साल के लिए ही राजा बनाया जाता था। 5 साल के बाद उस राजा को गांव के बाहर जो नदी थी, राज्य के बाहर जो नदी थी, उस नदी के दूसरे किनारे जो जंगल था, वहां पे जाके अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ती। ऐसी अजीब प्रथा होने की वजह से ज्यादातर लोग राजा बनना पसंद नहीं करते थे। एक दूसरी अजीब प्रथा थी, हाथी को फूलों की माला देकर पूरे राज्य में घुमाया जाता था। वो हाथी जिस व्यक्ति के ऊपर फूलों की माला डाल दे, उस व्यक्ति को उस राज्य का राजा बनाया जाता था। एक बार इसी तरीके से आपके और मेरे जैसे लोग जो कॉमन मैन है, उसमें से एक व्यक्ति को राजा बनाया गया। राजा ने 5 साल तक सारे ऐशो आराम भुगते और 5 साल के बाद समय आया उसके जंगल में जाने का। हर बार ये देखा गया था कि जब भी राजा को जंगल में भेजा जाता था तो राजा जंगल में जाने के लिए एग्री नहीं होता था, रोता था, गिड़गिड़ाता था, विनती करता था और राज्य के सिपाही उसको रस्सी से बांधकर घसीटते हुए जंगल में छोड़ के आते। इस बार का नजारा कुछ अलग था। राजा जी खुद ही तैयार बैठे थे नए कपड़े पहन के। जैसे ही सिपाही आए, खुद खड़े हो गए और बोले चलिए चलिए जंगल जाना है। मैं आप की वेट कर रहा था। सिपाहियों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने राजा को पूछा भी कि आप इतना उत्सुक क्यों है जंगल जाने के लिए? राजा जी ने बोला भाई मेरे पास आज बात करने का समय नहीं है, मैं फटाफट जंगल जाना चाहता हूँ। सबसे आगे चलने लगे। पूरे राज्य में बात फैल गई कि राजा जी तो इतने खुश है जंगल में जाने के लिए। सब लोग सोच रहे कि राजा जी इतने खुश क्यों हैं। राजा जी भागते दौड़ते बहुत ही उत्साह में नदी के किनारे पहुंचे तो वहां पे एक नाव खड़ी थी जो नाविक के साथ उसको नदी पार करवा